नमस्ते। मैं संपतराम रहेगर से आचार्य राजनीति विज्ञान SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में सुरक्षा परिषद के संगठन और उसकी भूमिका के बारे में जानकारी लेंगे। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। महासभा की अपेक्षा सुरक्षा परिषद बहुत छोटा सदन है, परंतु उसकी शक्ति महासभा की अपेक्षा बहुत व्यापक है, ज़्यादा हैं। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि महासभा राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और सुरक्षा परिषद सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। राजनीतिक विषयों में सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की का कार्यपालक अंग है। जो महासभा के द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं या जो कार्रवाई होती है, उसमें ये जो सुरक्षा परिषद है वो कार्यपालिका का काम करती है। पामर और पार्किंस ने इसके संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी की संख्या दी गई है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है। इसके अलावा डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। सुरक्षा परिषद दुनिया की पुलिसमैन है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। संकट का समय हो या शांति का, दोनों समयों में संयुक्त राष्ट्र के दूसरे अंग कार्य कर रहे हों या न कर रहे हों, वर्ष का कोई भी समय हो या कैसा भी मौसम हो, उन सब में सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती रहती है। अगर हम इसके संगठन की बात करें तो संगठन के संबंध में चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के गठन संबंधी नियम दिए गए हैं, किस प्रकार से इसका गठन होगा। इसके अनुसार परिषद में मूलतः 5 स्थायी सदस्य और 6 अस्थायी सदस्य, कुल 11 सदस्य होते हैं। प्रारंभ काल में जब सुरक्षा परिषद का गठन हुआ तो उस समय इस प्रकार का संगठन था जिसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। परंतु सितंबर 1965 में चार्टर के संशोधन द्वारा अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि सन 1945 के पश्चात संघ के सदस्यों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई और छोटे छोटे जो सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद में अधिक स्थान की मांग करने लगे कि हमें भी उचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जब संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या बढ़ी तो इन सुरक्षा परिषद के जो सदस्य थे, अस्थायी तौर पे वो सदस्य थे, उनकी भी संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया या निर्णय लिया गया। अब निर्णय में 10 अस्थायी सदस्य में से 5 का जो वर्गीकरण किया गया वो इस प्रकार है। 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों में से होंगे, 1 पूर्वी यूरोप में से होगा, 2 दक्षिणी अमेरिका से होगा और 2 पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्यों से होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 5 जो अस्थायी सदस्य होंगे वो एशियाई अफ्रीकी राज्यों से होंगे, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है। 1 जो अस्थायी सदस्य होगा पूरी यूरोप से होगा और 2 दक्षिणी अमेरिका से होंगे और 2 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों से लिए गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 अस्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में लिए जाएंगे या उनका चयन होगा। इस प्रकार सुरक्षा परिषद के कुल सदस्यों की संख्या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई 5 तो स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, कुल मिलाकर के 15 इसके सदस्य होंगे। अगर हम स्थायी सदस्यों की बात करें जिसमें चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका इसके स्थायी सदस्य हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का उसका स्थान रूस को प्रदान कर लिया गया या रूस को उसका स्थान दिया गया है। जब
जब तक सुरक्षा परिषद का अस्तित्व रहेगा तब तक इनकी सदस्यता, जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सदस्यता बनी रहेगी या बरकरार रहेगी। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। यानी जो अस्थायी सदस्य, जो 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होगा, वो निर्वाचन महासभा के 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाएगा। सदस्यों का निर्वाचन करते समय महासभा संगठन के उद्देश्यों, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के योगदान का तथा भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता को भी ध्यान में रख करके इन सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। महासभा के द्वारा ये सदस्य चुने जाएंगे। जिस देश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसे उसी साल पुनः उम्मीदवार होने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उसको तुरंत या तत्काल रूप से उसको वापस ऐसा ही सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुरक्षा परिषद की कार्यकारिणी किस प्रकार से, कार्यप्रणाली किस प्रकार से है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का निरंतर कार्य करने वाला निकाय है, अंग है। वो लगातार कार्य करता रहता है, चाहे वो शांति हो, चाहे शांति हो, चाहे कैसा किसी प्रकार का मौसम हो, वो लगातार कार्य करती रहती है। ये स्थायी रूप से सत्र में रहती है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है और यदि आवश्यकता हो तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगा कि अब अशांति है या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लग रही है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरा उत्पन्न हो जाए तो इसकी बैठक अल्प सूचना अर्थात 24 घंटों की सूचना पर भी बुलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 14 दिन में ही इसकी बैठक हो। अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ संकटकालीन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं तो 24 घंटे के अंतर्गत इसकी बैठक अल्पकालीन समय में भी बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र से सिर्फ एक प्रतिनिधि रहते हैं। इसकी बैठक में अधिक से अधिक 15 सदस्य उपस्थित होते हैं। यानी 10 तो अस्थायी सदस्य और 5 स्थायी सदस्य, कुल मिलाकर के इसकी बैठक में 15 सदस्य शामिल होते हैं। अगर हम प्रक्रिया संबंधी मामलों में निर्णय की बात करें तो इसके लिए 9 मतों की आवश्यकता होती है। अगर कहीं पे विवाद हो और 15 सदस्यों में इस प्रकार की बात को मनवाया जाए तो उसमें कम से कम 9 सदस्य एक तरफ होना आवश्यक है, तभी जाकर के सुरक्षा परिषद में वो जो जिस पे एजेंडा है या जिस पे निर्णय लिया गया है वो पारित हो सकता है। कार्य एवं क्षेत्राधिकार, इसका प्रमुख कार्य विश्व शांति एवं सुरक्षा का कार्य है। अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो नाम से ये विदित होता है कि ये सुरक्षा के लिए बनी है, विश्व शांति के लिए बनी है। सुरक्षा परिषद के क्षेत्राधिकार में आने वाले बहुत से संगठनात्मक विषयों में उसे कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार प्राप्त है या उसको दिया गया है कि वो बाध्य करेगी इस बात के लिए कि सुरक्षा पे आंच न आए। नए राष्ट्रों को राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि सभी ऐसे कार्य जो वह महासभा से मिल करके करती है। यानी सुरक्षा परिषद को कितने बड़े अधिकार दिए गए हैं या कितने बड़ा कार्य करती है कि चाहे वो महासचिव का चुनाव करने की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात हो, वो महासभा से मिलकर के कार्य करेगी और साथ साथ में ही वो बाध्यकारी प्रभाव भी उस पर छोड़ेगी। महासभा के ऊपर उसको लग रहा है कि ये चीज़ उचित है तो वो उस महासभा के ऊपर बाध्यकारी प्रभाव भी छोड़ती है। सुरक्षा परिषद अपने आंतरिक मामलों का स्वयं निर्णय करती है। जहाँ तक शांति एवं सुरक्षा के संबंधों में निर्णय करने वाले प्रश्नों की बात है तो केवल सुरक्षा परिषद ही शांति भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर सकती है। किसी की इजाज़त की आवश्यकता सुरक्षा परिषद को नहीं दी गई है या नहीं है। यदि सुरक्षा परिषद ये निर्णय करती है कि किसी परिस्थिति से विश्व शांति एवं सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है, उसको लग रहा है कि अगर सुरक्षा की किसी स्तर पे शांति और सुरक्षा में कहीं आशंका है या ऐसा हो सकता है, खतरा है, तो शांति भंग हो रही है एवं यदि किसी तरह से दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर दिया हो तो ऐसे में उसे कूट राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक दोनों प्रकार से, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सैनिक रूप से हो, कार्रवाई का आदेश देने का अधिकार सुरक्षा परिषद के पास में है या सुरक्षा परिषद उसको दे सकती हैं एवं सदस्य राष्ट्रीय चार्टर की इच्छा के अनुसार उक्त निर्णयों को मानने या लागू करने के लिए को बाध्य हैं। नए सदस्यों को
सदस्यता प्रदान करने के लिए क्षेत्र में सुरक्षा परिषद को महासभा की उपेक्षा अधिक निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त है। कोई जरूरी नहीं कि महासभा की बात को माने। सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास में आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। कोई भी अगर देश सुरक्षा परिषद का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले वो महासचिव के पास में ये आवेदन प्रस्तुत करेगा कि मैं महासभा का अस्थायी सदस्य बनना चाहता हूँ। सुरक्षा परिषद सदस्यता प्रदान करने से पहले या संबंधित समिति से राय पर स्वयं इस प्रकार से उक्त देश की सदस्यता की पात्रता पर विचार करता है कि ये देश शांति प्रिय है, इसकी जो वैदेशिक संबंध है वो अच्छे हैं और ये उक्त सदस्य बनने के लिए पात्र रखता है, तो इसकी वो जांच करेंगे। जांच करने के बाद में कोई निर्णय लेंगे। तो इसके साथ इसमें वह बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में संतुष्ट होकर महासभा के पास में अपनी जो सिफारिश है वो भेजते हैं। महासभा वहाँ के पास जाती है। सुरक्षा परिषद की उक्त सिफारिश उसके सभी स्थायी सदस्यों की सहमति पर आधारित है। ये नहीं कि कोई स्थायी सदस्य असहमत हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन सकता। इसके लिए महासभा सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो उनकी सहमति पूरी होनी चाहिए, तभी जाकर के उसके आवेदन पत्र विचार पर किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव परिषद की सिफारिशों पर ही महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। स्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर सुरक्षा परिषद एवं अंत में महासभा अपना निर्णय लेती है कि किस प्रकार से कार्य करना। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना करना। मुख्य रूप से जो उद्देश्य है वो शांति बनाए रखने का कार्य ये करती है। सुरक्षा परिषद पहले तो विवादस्थ प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है कि किस प्रकार से विवाद हैं उनको किस प्रकार से समाप्त करना चाहिए। इसके बाद में अगर फिर भी कोई नहीं मानता है तो आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार करती है और अंत में सैनिक कार्रवाई के लिए सैनिक कार्रवाई करती है। शक्ति एवं अधिकार सुरक्षा परिषद के पास में सुरक्षित है। अगर वो कोई देश नहीं मानता है तो उसको सैनिक बल से या और जो कार्रवाई है वो करके उसको शांति बनाए रखने की पहल करती है। सुरक्षा परिषद के पास ये अधिकार आवश्यक है कि वह सदस्य राष्ट्रों से किसी भी समय उसे सेनाएं उपलब्ध कराने के लिए कह सकती है। सुरक्षा परिषद के पास में ये अधिकार है क्योंकि सुरक्षा परिषद या यूँ कहें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास में अपनी कोई सेना नहीं है, तो सुरक्षा परिषद के पास ये अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य राष्ट्र को ये कहें कि मुझे सेना की आवश्यकता है तो उसको सेना उपलब्ध कराई जा सकती है और वो कह सकता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर ही कोई भी राष्ट्र किसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई हो सदस्यता के अधिकार से अनिश्चित काल के लिए वह वंचित किया जा सकता है। ये नहीं कि वो बरकरार रखे। अगर इस प्रकार से कोई अनुशासन के या उसके जो सिफारिश है उसके खिलाफ कोई इस प्रकार का कार्य करती है तो उसको अनिश्चित काल के लिए भी वंचित कर सकती है। परिषद को पुनः सदस्यता प्राप्त करा देने का अधिकार भी सुरक्षा परिषद के पास में ही है। सुरक्षा परिषद के निर्णयों पर ऐसा राज्य जिसके संयुक्त राष्ट्र संघ की लगातार अवहेलना की हो सदस्यता से निकाला उसको जा सकता है, उसको सदस्य नहीं बनाया जा सकता है या रखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन के अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत से अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के समर्थन यानी कि स्थायी सदस्यों को समर्थन मिलना चाहिए के आधार पे सुरक्षा परिषद के जो तरीके हैं वो इस प्रकार से कार्य करते हैं। सुरक्षा परिषद के जो कार्य करने के जो तरीके हैं वो 4 प्रकार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए सुरक्षा परिषद 4 तरीके से काम कर सकती है। वो पहला तरीका है संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। जो फर्स्ट स्टेप है कार्य करने की वो ये है कि संबंधित राष्ट्रों को आपस में वार्तालाप के द्वारा या पत्र व्यवहार के द्वारा प्रेरित करें। दूसरा जो तरीका है वो पंच या मध्यस्थता मीडिएटर्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का सुझाव भी वो सुरक्षा परिषद रख सकती है। इसके अलावा जो अगला प्रकार है वो प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्रों
के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकती है कि ये राष्ट्र अगर नहीं मानता है, उपरोक्त जो प्रयास किए गए हैं उन प्रयासों के बावजूद भी वो नहीं मानता है, तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकती है सुरक्षा परिषद, ये कह सकती है। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर, फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो आवश्यकता पड़ने पर जो अंतिम उपाय के रूप में सैनिक कार्रवाई भी वो कर सकती है। लास्ट में उसके पास बचता है सैनिक कार्रवाई, वो कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी सेना नहीं होती है, पर सैनिक कार्रवाई के लिए उसे सदस्य राष्ट्रों की सेनाएं प्राप्त हो सकती हैं। सदस्य राष्ट्रों को वो सेना के लिए कह सकता है कि मुझे सेना की आवश्यकता है, और उसके लिए कोई मनाही नहीं है, उनको सेना उपलब्ध, सुरक्षा परिषद को सेना उपलब्ध करवाई जाती है। सुरक्षा परिषद संबंधित राष्ट्रों से अपने विवादों को शांतिपूर्ण माध्यमों से सुलझाने का आग्रह कर सकती है। परिषद प्रत्येक ऐसी परिस्थिति की जांच भी कर सकती है कि उसे स्थिति बिगड़ने का आभास होने लगा हो, इस प्रकार से कि अगर इस प्रकार का है तो उसकी भी जांच कर सकती है। यदि सुरक्षा परिषद को ये विश्वास हो जाए कि शांति भंग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध किए गए असैनिक उपाय अपर्याप्त हैं, तो वो तुरंत जल, थल तथा नभ सेना द्वारा कार्रवाई कर सकती है। ऐसा उसको लगे कि हमारे द्वारा जो शांति भंग के विरुद्ध में जो असैनिक कार्य उपाय हैं, चाहे वो वार्तालाप होता है, मीडिएटर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैं, इनके अलावा वो सोचता है कि अब पार नहीं पड़ती है या अब ये राष्ट्र ऐसे नहीं समझेगा, तो उसको तुरंत जल हो, चाहे थल हो, चाहे नभ हो, इस प्रकार की सैनिक कार्रवाई सुरक्षा परिषद कर सकती है। इस तरह की कार्रवाई पूर्ण सैनिक दबाव का रूप भी ग्रहण कर सकती है या ले सकती है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का पुलिस स्टेशन भी कहा जाता है कि अगर कोई देश नहीं मानता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ बल के द्वारा, पुलिस के द्वारा भी मनवा सकता है। यदि किसी राष्ट्र ने सुरक्षा परिषद की शांतिपूर्ण समाधान की अवज्ञा करे तो वह सभी सदस्यों से इस बात का अनुरोध कर सकती है कि वे आपसी राष्ट्रों से अपनी आर्थिक संबंध पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर लें। ऐसा निर्देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दे सकती है। सदस्य राष्ट्रों से ये भी कहा जा सकता है कि उक्त राष्ट्र के हर तरह से कूटनीतिक संबंध समाप्त किए जाएं, उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा जाए, एवं सभी सदस्य राष्ट्र उसे सब तरह से, चाहे वो रेल हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो वायु हो, पोस्ट हो, रेडियो हो, टेलीफोन हो, संचार के अन्य संबंध उससे समाप्त कर लिए जा सकते हैं या करने चाहिए, ये ऐसा नहीं माना। इसके संबंध में अगर मैं उदाहरण दूं तो खाड़ी संकट के समय 1990-91 में इराक के खिलाफ सुरक्षा परिषद ने सैनिक कार्रवाई की तथा अप्रैल 1992 में लीबिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। अब हम बात करते हैं परिषद की सैनिक स्टाफ समिति की। सुरक्षा परिषद सशस्त्र सेनाओं के उपयोग में लाने की योजनाएं एक सैनिक स्टाफ समिति की सलाह से बनाएगी, उसकी सलाह लेगी कि क्या किया जाए। ये सैनिक स्टाफ समिति सुरक्षा परिषद को निम्न विषयों पे सहायता एवं परामर्श देगी कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की सैनिक आवश्यकताएं, इस समिति के अधीन सेनाओं का प्रयोग और कमान, शस्त्रों का नियंत्रण एवं संभावित निःशस्त्रीकरण पर विचार करती है। इस समिति के सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के सैनिक स्टाफों के अध्यक्ष या प्रतिनिधि होंगे। सुरक्षा परिषद के उपायों के लिए दी गई सशस्त्र सेनाओं का सामरिक संचालन स्टाफ समिति के हाथों में होगा और यह परिषद के अधीन होगी। धन्यवाद।